जय हिंद सर। जय हिंद सर। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया सर, अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ। बच्चों के लिए हम क्या कुछ नया करके जा रहे हैं? सर, बच्चों से डिमांड आई थी कि योगी सर की क्लासेस बढ़ाई जाए। अच्छा, ऐसा क्या जादू कर रहे हैं आप क्लास में? सर वैसे तो कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है और करंट अफेयर्स का आपको पता ही है सर, एसएसबी में कितना रोल रहता है। क्योंकि करंट की वो घटनाएं आपको पूरी दुनिया का व्यूज़ देती हैं, पूरा वर्ल्ड व्यू देती हैं, नेशनल व्यूज़ देती हैं, स्टेट व्यूज़ देती हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, जो व्यूज़ आप चाहते हैं वो व्यूज़ देती हैं। और एसएसबी में जब आपको बहुत सारे जब लीड मिलती हैं जीडी के दौरान, तब आप उस डॉट्स को सारे को आप कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि जीडी में 2 टॉपिक होते हैं और 2 टॉपिक में भी 3 लीड होते हैं। अगर हम मान के चलते हैं एक स्टैंडर्ड जो ग्रुप हो 9 लड़कों का भी हुआ, तो ऑन एन एवरेज एक बच्चा एक लीड को 3 बच्चे बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर, एक जो पोटेंशियल कैंडिडेट है जो रिकमेंड होने वाला है, वो कैसे करंट अफेयर्स को अपने पॉइंट्स में यूज करेगा ताकि वो बाकियों से आगे निकल सके? अच्छा, बिल्कुल सर, आपका सवाल एकदम सही है कि जैसे सिंपल सर ने बताया है कि 9 बच्चे हैं एक ग्रुप में, 3 लीड मिलनी है, तो डेफिनेटली एक बच्चा एक लीड पर 3 बच्चे बोलने वाले हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है कि जो आप लीड लेके चल रहे हैं उस लीड में आप कैसे दूसरों से परफॉर्म कर सकते हैं, आप औरों को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको नए इवेंट्स, नए करंट अफेयर्स, नए इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़ के बारे में जानकारी हो और उसका रेलेवेंस, स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस, मिलिट्री में उसका क्या रोल हो सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए इसमें आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा सर। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फिलहाल ब्रिक्स समिट चल रहा है। ठीक है, ब्रिक्स समिट अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। ठीक, तो वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे और चंद्रयान 3 को वहीं से उन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो सभी लोगों को वहाँ से एड्रेस भी किया था। मान लीजिए कि अब एक मुद्दा दे दिया जाए कि साउथ चाइना सी या फिर इंडिया चाइना रिलेशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं। इंडिया चाइना रिलेशन पर मान लेते हैं कि उसने 3 लीड दे दी है ग्रुप में, 3 लीड। आप 3 लीड दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इंडिया चाइना में लीड हो जाएगा कि एक हमारा इकोनॉमिक स्टाइल, एक डिफेंस स्टाइल और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। हाँ ठीक, चलिए मैं इस पर बात करूंगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। ठीक, मैं एक लीड ले रहा हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कि इंडिया और चाइना के रिलेशन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कैसे फिट बैठते हैं और एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। बिल्कुल। हम ये बात जानते हैं कि जो साउथ एशिया है और जो ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया में चाइना आता है, साउथ एशिया में इंडिया आता है। ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा कंट्री चाइना है, साउथ एशिया में सबसे बड़ा कंट्री इंडिया है। अगर दोनों ही कंट्री सर होस्टिलिटी की स्टेट में हैं, अगर दोनों दुश्मनी की स्थिति में हैं, तो क्या 21st सेंचुरी कभी एशिया की सदी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अगर 21st सेंचुरी चीन और इंडिया की सेंचुरी नहीं बन सकती, अगर ये चीन और इंडिया इसको लीड नहीं कर सकते अगर अपनी दुश्मनी की वजह से, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का क्या होगा? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कैसे लिए दोनों देश लीड कर पाएं, उसके लिए ब्रिक्स बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स के अलावा एससीओ भी अच्छी भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल सर। और इन दोनों के अलावा यहाँ पर G20 ग्रुप का भी काफी योगदान है, क्योंकि सर क्योंकि का तो अभी बिल्कुल G20 और एससीओ को तो इंडिया ही प्रेसिडेंसी कर रहा है उसका। दूसरी बात सर ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कि चाइना के साथ हमारे डिफेंस टाइज या मिलिट्री टाइज या जो टेरिटोरियल जो एक्सकर्सन करता है चाइना, कभी कभी हमारे क्षेत्र में घुस जाता है या घुसने की न्यूज़ आती हैं, तो उसको लेकर के क्या है कि दोनों देशों में मनमुटाव पनप जाता है। वो सामान्य सी बात भी है, होना भी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में हमारे पास जो जिसे बोलते हैं ना टॉक चैनल होना चाहिए, एक बातचीत करने का जरिया होना चाहिए। तो अगर डिप्लोमेटिक चैनल होना चाहिए हमारे पास। वैसे वो एम्बेसी के थ्रू रहता है, लेकिन नेशन हेड मिलने चाहिए सर। नेशन हेड तभी मिलेंगे जब कोई बड़ी इंटरनेशनल समिट हो, क्योंकि दोनों देश अपनी इमेज बचाने के लिए उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे और ना चाहते हुए भी दोनों देश के नेताओं को वहाँ मिलना पड़ेगा और वहाँ आमना सामना तो होगा ही होगा। ऐसी स्थिति में ऐसे तीनों प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त काम कर पाएंगे। बिल्कुल सर। और दोनों ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एज अ मार्केट बिल्कुल। और मार्केट में अपनी इमेज बनाने के लिए आपको अपना इमेज क्लियर रखना बिल्कुल। जैसे मान लीजिए सर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जितने भी सैटेलाइट होंगे, चीन से कम कॉस्ट में हमारा इसरो लॉन्च कर रहा है। स्पेस मार्केट इंडिया का बहुत प्रोबेबल और पोटेंशियल मार्केट है। और डिफेंस में भी आजकल इंडिया जो ब्रह्मोस हो गया वो उसको वियतनाम को दे दिया है। अभी INS कृपाण भी सौंपा गया है।
तो ऐसी स्थिति में सर जो थर्ड वर्ल्ड की लीड है हम इसको ऐसे अलग बना सकते हैं इन प्लेटफॉर्म से जोड़ करके। हाँ सर, और जैसे इसमें एक लीड था इकोनॉमिक टाइज, तो इकोनॉमिक में जैसे हम लोग ट्रेड डिफिसिट जाते हैं चाइना के साथ, इस पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने ट्रेड को सरप्लस में ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, देखिए जो हमारा जो इंडिया और जो चाइना का जो ट्रेड टाइज है, जो इकोनॉमिक टाइज है, वो मेनली ट्रेड टाइज है। ट्रेड मतलब व्यापार वाला मामला है। इंडिया इंपोर्ट करता है चीन से और एक्सपोर्ट भी करता है चीन को। एक्सपोर्ट मतलब जो बच्चों को पता होगा, एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेचना और इंपोर्ट मतलब मंगाना अपने देश में। तो इंडिया का क्या है, इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है, यानी भारत चीन से खरीदता ज्यादा है, हाँ, और भारत चीन को बेचता कम है। तो दोनों को हम बैलेंस करके देखेंगे तो भारत खरीदार दिखेगा ज्यादा, यानी इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ओवर द चाइना फॉर द रॉ मटेरियल। आप ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा सर, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, टैबलेट्स के, कैप्सूल्स के, इंजेक्शंस के, उनका ऑलमोस्ट 90% ओवर द 90% कम फ्रॉम चाइना, चीन से आता है। ऐसी स्थिति में अगर हमको ट्रेड डेफिसिट से बचना है, अगर हम बचने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक हम रॉ मटेरियल कैसे बनता है, कैसे वो कंपोनेंट तैयार होते हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात सर, हमारे देश में जिस चीज़ की सबसे बड़ी कमी है वो है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, हमारे पास चीप लेबर है, चीप टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पीछे है। चीन की देखो सर, आप टी शर्ट ले लीजिए, पैंट ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, एक छोटी से छोटी बच्चे की चीज़ ले लीजिए, हम उतने इनोवेटिव तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं जितना वो चाइनीज कर पा रहे हैं। तो हम क्यों ना एक इनोवेशन का एक हब लाया जाए, एक ऐसी पाठशाला आयोजित की जाए, हम लगातार स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम कराएं। हाँ बिल्कुल, स्टार्टअप जिस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास बेहतर इनोवेशन होते तो इंडिया में ऑलमोस्ट पिछले कुछ सालों में 73,000 स्टार्टअप्स, जब से स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तब से ऑलमोस्ट 73,000 स्टार्टअप्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, बट ओनली फ्यू ऑफ देम, बट ओनली फ्यू ऑफ देम, ऑलमोस्ट 500, नियरली 500, सिर्फ 500 उसमें सक्सेसफुल है। ऐसा क्यों सर? उसके पीछे मतलब इनोवेशन अगर होता तो बहुत अच्छा हो सकता था। तो हम अगर इनोवेट करके अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लीज ऑफ लाइफ दे दें, हम उसको जिंदगी दे दें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, तो हम चाइना को आउटबीट कर सकते हैं। और डिफेंस के मामले में अब आप देख ही रहे हैं, और आप स्पेस के मामले में देख ही रहे हैं, डिफेंस और स्पेस में हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं, कुछ दिनों में छोड़ ही देंगे। बाकी बस मैन्युफैक्चरिंग देखनी है सर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। मीन्स सर कि करंट अफेयर्स की क्लास में सिर्फ एक पॉइंट से चिपक के नहीं रहना है, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना है, उन डॉट्स को कनेक्ट करना है जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पकड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप चाइल्ड लेबर की बात करें तो चाइल्ड लेबर इज आल्सो कनेक्टेड विद द वुमेन एम्पावरमेंट। डेफिनेटली चाइल्ड लेबर इज आल्सो कनेक्टेड विद द अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली पॉवर्टी। हाउ वी कैन इरेडिकेट, वी हैव टू थिंक बाय कनेक्टिंग आवर डॉट्स। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर ने बताया चाइल्ड लेबर के कैसे कनेक्टेड है, अब मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, अगर बाकी बच्चे ना सोच पाए मैं आपको फार्मूला देता हूँ। क्या फार्मूला? इंटरनेशनल, नेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, साइंटिफिक, स्ट्रेटजिक, मिलिट्रिकल, डिफेंस, ट्रेड, कल्चरल, इस सारे डायमेंशन में आप सोच लीजिए कि क्या ये कनेक्टेड है। जैसे चाइल्ड लेबर को देख लें, चाइल्ड लेबर को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्ट करें तो हम कहेंगे सर चाइल्ड लेबर सस्ती लेबर होती है, चीप लेबर होती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड लेबर इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स, अगर आप चाइल्ड लेबर करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में वो क्या होंगे, बैन भी हो जाते हैं सर। आपकी इमेज खराब होती है, ठीक है, आप चीप तो कर सकते हैं लेकिन आपकी इमेज खराब होती है। कभी कभी बहुत सारे जो कंटेनर होते हैं वो यूरोपियन यूनियन बैक कर देता है सर, चाइल्ड लेबर की वजह से। ये इंटरनेशनल इसका इम्पैक्ट है। और अगर हम चाइल्ड लेबर अगर नहीं करवा रहे हैं तो हमारी एक अच्छी छवि बनती है कि हम प्रो चाइल्ड हैं, हम प्रो एक्टिव हैं, हम प्रो ह्यूमन हैं सर। और दूसरी आप नेशनल लेवल पर अगर कनेक्ट करेंगे तो नेशनल लेवल पर सिंपल सी बात है सर, मनुष्य ही एक राष्ट्र की संपत्ति होता है। ह्यूमन्स आर अल्टीमेट वेल्थ ऑफ द नेशन। अगर देश की संपत्ति जो अभी अपने भ्रूण अवस्था में, एक तरीके से चाइल्ड बच्चे ही तो हैं, अभी वो सीड फॉर्म में है, जब वो जर्मिनेट हो रहे हैं, जब वो पैदा हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, उसी ग्रोथ के समय आप उन पर इतना लोड डाल दे रहे हैं जिससे वो सहन करने की क्षमता नहीं है, उसके बाद भी वो सहन कर रहे हैं, तो उनकी आगे चल के प्रोडक्टिविटी कितनी होने वाली है सर। इसका मतलब है कि सर उनका एजुकेशनल, उनका हेल्थ, उनका मेंटल डेवलपमेंट सब स्टार्डेंट स्थिति में आ जाएगा, सब अवरोध की स्थिति में आ जाएगा सर। अगर ऐसी स्थिति है तो आप सोच के देखिए सर उनकी क्या प्रोडक्टिविटी होगी। वही बच्चा जो आज 200 रुपये कमा रहा है कल 400 कमा लेगा, लेकिन वो इतना तो नहीं पढ़ पाएगा ना, इतना पढ़ने के उसे मौके नहीं मिलेंगे। तो नेशनल लेवल पर भी हम अपनी वेल्थ रिड्यूस कर दे रहे हैं। और अगर एक बच्चे से चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है तो हो सकता है सर वो मेल हो या फीमेल हो, सेक्स कोई भी हो सकता है,
अगर फीमेल कर रही है या मेल कोई भी कर रहा है तो कुल मिला के बचपन में उनकी शादी करवा दी जाएगी। ऐसी स्थिति में होने वाले आगे आने वाली पीढ़ी भी आपकी चाइल्ड लेबर बन के रह जाएगी। बिल्कुल सर। तो ये इंटरजनरेशनल मामला है सर ये। यस सर। और इससे पहले जो आपने फॉर्मूला दिया है स्टूडेंट्स को, दैट इज इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट स्पीचलेस। When we become speechless after 10, 12 or 14 minutes of group discussion, when all the points have been exhausted, then you have to think of the speechless. S stand for social, P stand for political, E stand for economical. बिल्कुल। And in this way you have to think the points, connect your dot with all these points and you will get the point. सर अगर हम इस तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं तो जैसे इंटरनेशनल, नेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, मिलिट्री, तो हम आपके दिमाग में पॉइंट धड़ धड़ आते चले जाएंगे सर, वन बाई वन। आप सामने वाले को सोचने का मौका नहीं देंगे, तब तो उससे पहले आप सोच के दे देंगे आप। बिल्कुल सर, आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर। ठीक सर। और लेक्चरेट में जैसे देखा जाता है, द बॉयज कम एंड फॉर सेक इफ समवन कम एंड वांट टू डिलीवर देयर लेक्चर्स ऑन द टॉपिक ऑफ इंडो पाक रिलेशन, जी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आई सॉ देम that in the entire 3 minutes of their lecture they only talk about the history, they only talk about the how many war we have fought with Pakistan. What is your advice to add on in this lecture so that it can be more effective? Definitely, of course sir, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है कि जब हम बच्चे डिस्कस करते हैं, कर बातें हैं लेक्चरेट, मान लीजिए उनको अगर इंडो पाक दिया गया है रिलेशन डिस्कस करने के लिए, तो जनरली वो ये बताते हैं सर कि कितने युद्ध लड़े गए। एक्चुअल में सर ये एक मायोपिक, ऐसे बोलते हैं ना, मायोपिक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक निकट दृष्टि दोष वाला दृष्टिकोण है, क्योंकि इंडिया और चाइना रिलेशन को आप सिर्फ युद्ध में नहीं बांध सकते हैं। पहली बात, इंडिया चाइना रिलेशंस आर इट्स अ बुके एंड कंटेन्स वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, बहुत प्रकार के इसमें फूल हैं। जैसे मैंने आपको फिर से वही बताऊंगा कि आप देखिए कि क्या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंडिया और चाइना की ज्योग्राफी, इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया पाकिस्तान की ज्योग्राफी इंटरकनेक्टेड नहीं है क्या पॉलिटिकल सिस्टम कनेक्टेड नहीं है क्या सर, इनका जो सेकुलर फॉर्म है, क्या रिलीजन स्टेट वो कनेक्टेड नहीं है, सब कनेक्टेड है, इकोनॉमिक टाइज भी कनेक्टेड है। अगर इंडिया से सर देखिए, अब मैं आपको इकोनॉमिक एग्जांपल देता हूं, अगर इंडिया से एक्सपोर्ट बैन हो जाता है, अगर इंडिया से बाहर चीजें नहीं जा पाती पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में उन्हीं चीजों की कीमत 3 गुनी कीमत होती सर। अभी ऑलमोस्ट आप देख लीजिए पाकिस्तान 37.7% के आसपास इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, 37.7। उनकी नफ्स हमारे हाथ में, कभी भी बिल्कुल फेल कंट्री के तौर पर पहुंच गया है। तो हमको ये भी तो बताने की जरूरत है सर, और कि सर, हम ये भी देखना होगा कि कैसे वो क्या उनकी कमियां रही, उन कमियों से हमें सीखना होगा। बिल्कुल हमें ये सीखना है कि जैसे हमें सबसे बड़ी बात कि कभी भी जो मिलिट्री है उस मिलिट्री को हमें इतने हावी होने नहीं देना है, मिलिट्री को हमें सम्मान करना है, लेकिन उसे एक मिलिट्री के तौर पर ही रहने देना चाहिए। देश को जनता चलाती है और जनता चलाती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से। तो हमें सर, हमारे देश में जो लोकतंत्र है, पाकिस्तान के खस्ताहाल का सबसे बड़ा कारण है डेमोक्रेसी की डाइंग स्टेट, मरता हुआ लोकतंत्र। तो जब तक हम मरते हुए लोकतंत्र को कनेक्ट नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पर कैसे बात कर सकते हैं। सर एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि हमने 4 वॉर, हमने 3 डिक्लेयर्ड, एक 1 नॉन डिक्लेयर्ड। अगर हमने 4 वॉर फॉट किए हैं पाकिस्तान के साथ, अगर हम वॉर्स की बात करते हैं तो हम अब कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई हैव हेट विद पाकिस्तान। सेम थिंग सर। एंड इफ यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, अगर आप एक ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं सर, इट मींस यू शुड नॉट हैव हेट लाइक दिस। इस तरीके की आपके पास घृणा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे डिस्कस करके। बच्चों के डाउट्स बहुत सारे थे, उन्होंने उसको आपने क्लियर किया। उम्मीद करते हैं आपकी क्लास इसी तरह कंटिन्यू रहे और रिकमेंडेशन में आपका योगदान बनता है। एक बात मैं सर और जोड़ना चाहूँगा, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक को जब हम लोग कवर करते हैं तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और हमारे मंत्री क्या क्या बोल रहे हैं, भले वो गालियां दे रहे हैं, हो सकता है कभी गालियां भी दे देते हैं, बकवास कर रहे हों, लेकिन हमें ये फोकस करके रखना है वो कौन सी बकवास कर रहे हैं, कौन सी काम की चीज़ बोल रहे हैं। वो जो चीज़ बोल रहे हैं हमको उसी पर टिके रहना है, क्योंकि अंततः आपको वही सवाल पूछे जाएंगे एसएसबी में और वही जीडी लेक्चरेट करने को मिलेगा जो सरकार का माहौल चल रहा होता है, सरकार का माहौल, ठीक है। तो इसलिए आप उन चीज़ों पर बहुत फोकस रखें। हो सकता है आपको मोदी जी पसंद ना हो, मोदी जी की बातें पसंद ना हो, मन की बात पसंद ना हो, लेकिन उसमें जो टॉपिक्स दिए गए होंगे आपसे इंटरव्यूअर ऑफिसर वही पूछने वाला है,
उन सब चीज़ों को पूछेगा, बड़े बड़े खबर्स को पूछे, बड़ी बड़ी न्यूज़ को पूछेगा, बड़े बड़े मुद्दों को कवर करेगा। तो आप इंटरनेशनल नेशनल को बहुत ज़्यादा महत्व दें। कौन मर गया, कौन कहाँ कट गया, कौन किसी का ट्रॉली गिर गई, उन सब पे फोकस ना करें, क्योंकि वो आपका करंट बिल्कुल सेलेक्टिव न्यूज़पेपर रीडिंग करें। थैंक यू सर। थैंक यू।